जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। रीट मॉडल टेस्ट 2, दूसरा मॉडल टेस्ट। इसमें भी 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न है वो रीट में पूछे जाते हैं, जिनमें शिक्षण विधियों और व्याकरण दो बड़े पोर्शन हम कर सकते हैं। 6 यूनिट हैं, 5-5 प्रश्न आने की संभावना होती है। ये अलग बात है कि कभी ये कमोबेश कर देते हैं, कभी तो व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा दे देते हैं, कभी 15 तक सीमित रहते हैं। लेकिन पिछली बार है वो 20 प्रश्न व्याकरण के हैं और 10 प्रश्न वो शिक्षण विधियों के। उस हिसाब से ही आपको ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है, यानी हम अभ्यास कर रहे हैं। ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे, बल्कि सीधा ही हमें अब आप 3-4 दिन जितने प्रश्न सोल्व कर सकते हो उतने सोल्व करो। सभी विषयों में, सारे विषयों में जितने प्रश्न आप सोल्व कर सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशंस आप ले सकते हो, जितना अभ्यास आप कर सकते हो, बिल्कुल बिंदास होकर के, यानी कोई टेंशन नहीं, बिना किसी टेंशन के आप प्रश्नों को सोल्व करें, उत्तर देखते रहें। उत्तर भी आप देखें। ये स्ट्रेटेजी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग कल लिए नहीं थे ने, तो यहाँ उपसर्गों को स्थान दिया गया है। ये देखिए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कहार, प्रहार, आहार, विहार। उपसर्ग छांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सार्थक शब्द बचना चाहिए। हार, हार, ये भी हार है, लेकिन कै को अलग करने पर ये सार्थक अर्थ नहीं देगा, पूरा अर्थ नहीं देगा। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? कहार हो जाएगा। प्रहार, आहार, विहार। एक शब्द और भी हो सकता है, संहार, संहार। ये क्या होगा? समजोड़ हार हो गया। ये सामान्य शब्द है, वही पूछेंगे। जो गद्यांश में आ सकते हैं वही तो शब्द पूछ सकते हैं। तो ये देखिए आप, एक इससे और भी हो सकता है, उपहार। ये देखिए, ये हार शब्द से बनने वाले शब्द हैं जिनमें उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। परिहार भी हो सकता है, परिहार, परिहार भी इसका उदाहरण, लेकिन कहार नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो, मानव शब्द में से प्रत्यय छांटिए। मानव शब्द में से प्रत्यय छांटिए। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पहले से ही आ रहा था, तो पहले से आ रहा है वही आएगा परीक्षा में, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी वही सामान्य शब्द आएंगे। ये रीट की एग्जाम है, तो इसमें आप देखिए मानव शब्द में से प्रत्यय छांटिए। वे, नव, अव, ए। ये तो कमेंट करके बता दो आप फटाफट, टाइम हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए आप, ए प्रत्यय, ये मानव शब्द है, मनु जोड़ ए से बना। मनु जोड़ ए से क्या बना? मानव बना, मानव। ऐसे ही दनु जोड़ ए, दानव। येदु जोड़ ए, यादव। मधु जोड़ ए, माधव। शिशु जोड़ ए, शैशव। शिशु जोड़ ए, शैशव। ये इंपॉर्टेंट है इस बार, ए प्रत्यय। सुरभि जोड़ ए, सौरभ। सुरभि जोड़ ए से क्या बना? सौरभ बना। विधि जोड़ ए, वैध बना। सभी शब्द हैं वो ए प्रत्यय से बनने वाले हैं। ए प्रत्यय है वो अप्रत्ययवाचक प्रत्यय है, अप्रत्ययवाचक प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो मनुष्य उत्पन्न हुए वो क्या कहलाए? मानव कहलाए। ये दूसरा प्रश्न था प्रत्यय से संबंधित। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। समास के बारे में प्रश्न है। द्वंद्व समास, हरा सघन, नीचे ऊपर, नील कमल, लाल सुर्ख। थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। इसमें देखिए हरा सघन, ये भी अलग अलग है लेकिन दोनों एक जैसे हैं।
ये दोनों मिलकर के एक ही पद बना रहे हैं। ये देखिए हरा है, जो हरा है जो सघन है। दूसरा देखिए जो लाल है जो सुर्ख है। तीसरा देखो नीला है या नील है जो कमल। ये कर्मधारी समास के उदाहरण माने जाते हैं आजकल, ठीक है। और उत्तर कौन सा हो जाएगा, नीचे ऊपर। ये द्वंद्व समास है, नीचे ऊपर, नीचे या ऊपर, नीचे और ऊपर भी हो सकते हैं। द्वंद्व समास में दो ऐसे शब्द होते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व है, विकल्पक द्वंद्व है और समाहार द्वंद्व है। तो नीचे ऊपर है, इसको विकल्पक द्वंद्व में लेते हैं कि नीचे या ऊपर, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं, ये बनाए हुए से भेद हैं जिनका ज्यादा प्रचलन भेदों के रूप में इस परीक्षा में नहीं होगा। केवल आप तो ये ध्यान रखें कि दो शब्द हैं, उनके बीच में अगर मान लीजिए और का प्रयोग हो सकता है तो वो द्वंद्व समास मान लें, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। जैसे मेज कुर्सी, मेज और कुर्सी, ये सारा हमें इसमें कर सकते हैं। ऐसे जो शब्द जिनमें निरर्थक शब्द होते हैं वो भी द्वंद्व समास के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे चाय वाय, तो चाय आदि, पानी वानी, पानी आदि। तो प्रश्न है वो साथ साथ आप करते भी नहीं, जो ही प्रश्न आए तो इतना टाइम आपको मिल जाता है, आप तुरंत वो कमेंट कर दें। ये तीसरा प्रश्न था। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है, इसको ढंग से पढ़ लीजिए। प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। नहीं, ये देखिए आप, नहीं है। दूरदर्शन, सूरदास, चक्षुसर्वा, अन्नदान। दूरदर्शन, सूरदास, चक्षुसर्वा, अन्नदान। यहां आप देख रहे हैं दूरदर्शन, तो दूरदर्शन है टीवी, सब जानते हैं। तीसरी कोई चीज है, दूसरे दर्शन है, उसको दूरदर्शन नहीं कहते। दूरदर्शन है वो योग रूट शब्द है। सूरदास अंधे को कहते हैं। चक्षुसर्वा किसको कहते हैं, सांप को कहते हैं। ये सांप का पर्यायवाची शब्द है। व्याल भी सांप का पर्यायवाची शब्द है। व्याल है, चक्षुसर्वा है, अही, अही मानी भी सांप, सांप तद्भव है और सर्प तत्सम है। सर्प में पै के ऊपर रह होता है। यहां देखिए अन्नदान होगा, अन्न का दान। ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। सामान्य से करके देख लें, बहुत आसान पेपर होता है, बहुत इजी पेपर रहेगा। ये देखना आप बहुत ज्यादा लफड़े में नहीं पड़े मेरी माने तो। विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, संत असंत, सुगम आगम, सौभाग्य दुर्भाग्य, उत्कर्ष अपकर्ष। ये चार विकल्प आपके सामने। विलोम में ज्यादातर आजकल युग में ही पूछते हैं, तो संत असंत हो सकता है, सौभाग्य दुर्भाग्य होता ही है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता ही। ये अप है वो बहुत सारे विलोम शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है, अप। जैसे यश का अपयश, कीर्ति का अपकीर्ति, उपकार का अपकार। सौभाग्य दुर्भाग्य सही है, सुगम आगम सही नहीं है, ये उत्तर होगा। संत असंत होता है। सुगम का विलोम है वो दुर्गम होगा। सु आने पर दूर करें, सु आने पर कु या दूर का प्रयोग होता है, यानी दुष् का प्रयोग होता है। कु का भी हो जाएगा, जैसे सूजन होता तो क्या होता, कूजन होता या फिर दुर्जन होता। तो कु और दूर को विलोम शब्दों में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हमें बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है, मेरी बात माने आप। अन्य सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, केवल हिंदी नहीं। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द है सम्मुख, विमुख, प्रतिमुख, आमुख। सभी शब्दों में उपसर्ग भी है, तो उपसर्ग भी आपको ध्यान में रखना है। उपसर्ग ध्यान में रखें, तब तक आप उत्तर भी सोच लें, उत्तर दे भी दें। ये देखिए सम्मुख में सम उपसर्ग है, विमुख में वी है, प्रतिमुख में प्रति उपसर्ग है, आमुख में आ उपसर्ग है। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द है। सम्मुख तो ऐसा ही होता है, प्रतिमुख है वो प्रचलित ही नहीं है शब्द। आमुख और उन्मुख एक ही हैं।
विमुख और उन्मुख भी एक ही हैं, एक ही हैं क्या, उन्मुख और विमुख। वो मेरे से विमुख हो गया, एक कैसे होंगे, बिल्कुल उल्टे हैं, और यही उत्तर होगा विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख होगा। शब्द प्रचलित भी होना चाहिए, जैसे यहाँ प्रतिमुख है, वो प्रचलित शब्द नहीं है। भाषा का एक भाषा है, उसकी एक विशेषता ये भी है कि वो रूढ़ि या प्रचलन के आधार पर ही चलती है। कुछ शब्द अगर प्रचलित हो गए तो वो उस अर्थ में प्रचलित होंगे, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये देखो, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। थोड़ा सा ठीक प्रश्न है, इसका उत्तर दें आप। अच्छा है वह अभी आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आगे, अच्छा तुम घर जाओ। 4 वाक्य दिए हुए हैं, चारों में अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा शब्द, या तो अच्छा शब्द पूछते हैं इसमें या फिर कम पूछते हैं, कम शब्द का प्रयोग पूछेंगे। तो अच्छा में देखो, अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा है यानी अच्छा रहेगा, ये विशेषण नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा है, ये विशेषण है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहां बहुत शब्द है, वो प्रविशेषण है, ये प्रविशेषण है। ये बहुत शब्द प्रविशेषण है। अच्छा है वो क्या है, विशेषण है। यहां पर अच्छा शब्द कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो ये बाद में प्रयुक्त हुआ है विशेष्य के। यहां स्थान है वो क्या है, विशेष्य है, और ये बाद में प्रयुक्त हुआ है, तो यहां अच्छा शब्द है वो क्या होगा, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, लेकिन विशेषण दो ही गए ना। और तुमने अच्छा किया जो आगे, अच्छा किया, अच्छा के बाद में क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये क्रिया विशेषण है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा अच्छा है, ये दोनों अव्यय हैं, ये दोनों अव्यय जिनको हम विस्मयादि बोधक में ले सकते हैं, ये विस्मयादि बोधक में प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, ये तो आप बता सकते हैं, बहुत आसान है। आज्ञाकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। हाँ बताएं कोई भी। अरे ज्यादा चिंता मत करो, हाँ आसानी से क्लियर हो जाएगी रीट, डोंट वरी। किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो सभी ठीक बता रहे हैं। आदरणीय, आदर से क्या बना, आदरणीय शब्द बना। आदर शब्द भाववाचक संज्ञा है, आदरणीय गुणवाचक विशेषण है। आज्ञाकारी इससे बना ही नहीं। आदर पूर्वक, पूर्वक शब्द जहां भी प्रयुक्त होता है, ये ध्यान में रखना है, वो क्रिया विशेषण है। आदर पूर्वक शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। आदर के साथ, हाँ हमने उनको आदर पूर्वक बिठाया, यहां आदर पूर्वक शब्द है, वो बिठाया शब्द की विशेषता बता रहा है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। पूर्वक लगते क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज्ञाकारी है विशेषण, लेकिन आदर से नहीं बना, ये किससे बना है, आज्ञा से बना है। आज्ञा, आदेश, ये शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न देखो, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। ये को में एक ही मात्रा है, ये सामान्य बात है। ये तो वृक्ष को मत काटो, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, 5 मीटर कपड़ा, यहां विशेषण शब्दों को पहले मैं चिन्हित कर रहा हूं। ये 5 मीटर, ये परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 पुस्तकें, 4 विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण है, निश्चित संख्यावाची विशेषण।
इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, उस वृक्ष में उस विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यहां मत शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, मत शब्द को आजकल निपात भी मानते हैं, ये क्रिया विशेषण भी है, मत काटो। ये निषेधवाचक वाक्य भी है, इसको निषेधवाचक में लेंगे हिंदी में, इंग्लिश की तर्ज पर लेंगे तो ये किस में होता है, आज्ञार्थक में होता है। दूसरे नंबर का उत्तर आज्ञार्थक करना है, वरना निषेधवाचक मानना है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, ये है गुणवाचक विशेषण। ये मुलायम शब्द है वो क्या है, गुणवाचक के विशेषण है। अरे समझ में तो आ रहा है ना, या नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना आपको? नहीं, अब सोया करो आराम से, आराम से सो 2-4 दिन एकदम से, तनातन तनाकर, यानी बिल्कुल एकदम से मस्त होकर के खूब नींद लो, नींद का भी आनंद लो और फिर पेपर का भी आनंद देखना आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जागना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। अगला प्रश्न देखो, विधेय विशेषण का सही उदाहरण है। विधेय विशेषण, यह आ गया ना प्रश्न, वाक्य में प्रयोग स्थान के आधार पर, यानी विशेषण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, विशेष्य के बाद में किया गया है या विशेष्य से पहले किया गया है। इस आधार पर दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेष्य से पहले प्रयुक्त होगा और विधेय विशेषण में बाद में प्रयुक्त होगा। जैसे ये देखो, आप पे चतुर बालक जा रहा है, ये चतुर शब्द है, ये उद्देश्य विशेषण है। ये उद्देश्य विशेषण क्यों है, क्योंकि इसमें बालक है वो विशेष्य है, बालक विशेष्य है, चतुर है वो विशेषण है। ये पहले प्रयुक्त हो गया, पहले प्रयुक्त हो गया तो ये क्या है, ये उद्देश्य विशेषण है। उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम क्या है, उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम विशेष्य विशेषण है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, विशेष्य विशेषण। राम चतुर बालक है, ये भी क्या है, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बालक से पहले ये है तो ये भी उद्देश्य विशेषण है। फिर देखो, वह चतुर बालक है, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बालक से पहले ही आया चतुर शब्द, तो तीनों में उद्देश्य विशेषण है चतुर। और ये देखो, वह बालक चतुर है, ये विधेय विशेषण है। यहां वह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है, वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, वह शब्द सार्वनामिक विशेषण। विधेय विशेषण का सही उदाहरण है वह बालक चतुर है। तो ये बात समझ गए ना आप। इसको आप दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक विशेषण शब्द ले लें, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बताओ मीठा शब्द कौन सा विशेषण है, चलो कमेंट करके बताओ, मीठा शब्द उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण? गुणवाचक विशेषण तो है ही, लेकिन इन दो में अंतर पूछ रहा हूं मैं, उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है? उद्देश्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है? कुछ हैं वो सही बता रहे हैं, उद्देश्य विशेषण। नहीं नहीं नहीं, ये आपको टॉपिक समझाने के लिए यही प्रश्न होता है इसमें, कि मीठा शब्द है वो उद्देश्य विशेषण भी हो सकता है और विधेय विशेषण भी हो सकता है। वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी तो पता चलेगा। और मीठा शब्द का प्रयोग अगर हम विशेष्य से पहले कर देंगे, विशेष्य से पहले, जैसे वह मीठा दूध पीता है, यहां मीठा शब्द है वो उद्देश्य विशेषण है और दूध मीठा है, तब क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। तो दोनों में ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। कुछ शब्द ज्यादा हैं, ध्यान से देख लो, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। नियुक्त, निर्यात, निपात, निवास, निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध, निर्धन, निपात, निषेध, निरोध। कुछ शब्द हैं वो रिपीट भी हो गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह। प्रत्येक में देखना पड़ेगा। नियुक्त में नी उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। निर्यात में नहीं है, निर्यात में नीर उपसर्ग है। नीर अगर नहीं आए तो आपको नी है करना है। फिर देखो निपात में नी सही है, निवास में नी उपसर्ग है, लेकिन एक हो गया ना, ये डिफरेंट हो गया, इसमें नी उपसर्ग नहीं है। निबंध निषेध, निषेध में संधि भी है, नी जोड़ सेध, नी जोड़ सेध, निषेध। निर्धन है, इसमें भी नी है जोड़ धन, उपसर्ग करेंगे तो नीर करेंगे। निस्तेज में भी नी है जोड़ तेज, निस्तेज। तो ये केवल निबंध शब्द है, इसमें नी उपसर्ग है, एक निषेध में नी उपसर्ग है, इन दोनों में नी उपसर्ग नहीं है। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपसर्ग को अलग कर देंगे तो बाद में सार्थक शब्द बचना चाहिए, तो यहां बंध बच जाएगा, यहां छेद बच जाएगा। लेकिन ये जो है वो यहां नीर होने पर और निस होने पर ही ये शब्द है वो बन सकेंगे। तो इनमें नीर और निस उपसर्ग है, नी उपसर्ग नहीं है। निरोध सही है, नी उपसर्ग। निवारण में नी उपसर्ग, नियुक्त में नी उपसर्ग, निबंध में नी उपसर्ग। ये उत्तर हो गया। ये देखिए सी उत्तर हुआ। निर्धन में नीर उपसर्ग आई गया, और निपात में नी है, निषेध में नी है, निरोध में नी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नीर उपसर्ग है। यहां उत्तर कौन सा हुआ? सी हो गया। तो अलग करके देख लें आप। कोई भी शब्द है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है और वो है निराकार। अब यहां हमसे पूछ लिया कि भाई बताओ कौन सा उपसर्ग है, यहां आप क्या करोगे? नी उपसर्ग को अलग कर लोगे, ये अलग कर लिया तो। लेकिन राकार कोई शब्द नहीं होता, इसलिए आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा, और ये आकार। तो इसमें दो उपसर्ग हैं, नीर और आ। उपसर्ग के रूप में ये ध्यान रखना है, संधि में आए तो निश्चित रूप से विसर्ग मान लेना है, इसमें कोई परहेज नहीं करना। संधि पूछ लिया, इसका मतलब संधि मान लिया उस शब्द में, तो नी है होगा। हमें कोई जिद नहीं करनी है, हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। फिर कौन आपत्ति लगाएगा, कौन झंझट में पड़ेगा बिना मतलब। ये 11वां प्रश्न था। अभी ये देखिए 12वां प्रश्न। किस क्रमांक के सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? किस क्रमांक के सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? सरस्वती, भारती, शारदा, कामिनी। ये एक दूसरा प्रश्न में भी प्रश्न बनेगा। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि पर्यायवाची शब्द समझ नहीं आती, कौन पता नहीं कौन किसका हो रहा है। तो बहुत ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल इजी आएंगे। तो ये देखिए आप, सरस्वती, भारती, शारदा, ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। वागीश्वरी भी कह सकते हैं, वाणी भी कह सकते हैं, ये भी इनको कहते हैं। तो ये देखिए कामिनी नहीं है, कामिनी है वो कामुक स्त्री को कहते हैं, या स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ये भिन्न हो गया। कुरंग, सारंग, मृग, कुंजर नहीं होता। कुंजर है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द है, बल्कि ये हिरण के हैं। बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक, द्युलोक, ये सारे स्वर्ग के, ये सारे स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। मृगेंद्र, मृगपति, लेकिन इसमें दंती नहीं है, दंती हाथी का है। और बाकी शेर के हैं। बाकी तीनों किसके हैं? शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। सिंह, हरि को भी क्या कहते हैं? हरि अनेकार्थक शब्द है। ये सिंह का पर्यायवाची शब्द भी होता है तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी होता है, बंद्र भी होता है तो विष्णु भी होता है। इंपॉर्टेंट शब्द है, रीड के लिए ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखो, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्दों पर लिए हैं 2-3 प्रश्न। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है? धरा, पृथ्वी को कहते हैं धरती का पर्यायवाची शब्द है। अनुजा, तनुजा, ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। ये देखो अनुजा तनुजा में भी अंतर है। तनुजा है ये तो है पुत्री का, और अनुजा है वो छोटी बहन। छोटी बहन है उसको क्या कहते हैं? अनुजा कहते हैं। और धरा है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। वस्त्र, चीर, वसन, ये सारे वस्त्र के ही हैं। वन, कानन, कांतार, जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं।
व्योम, अनंत, गगन, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न हमारा क्या है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है, तो ए में ही नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, सभी कमेंट अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आपका इससे कॉन्फिडेंस भी अप हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस। वैसे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिराने वाली एग्जाम है नहीं, इसको तो ऐसे ही मतलब यूट्यूब पर ऐसे हवा बना रखा है रीट को, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे रीट के जस्ट पहले दिन। पूरी चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 5-7 मिनट की करेंगे, बस वो ध्यान रख लेना आप। तो आप अगर इस बात से एग्री हैं तो ही मैं चर्चा करूँगा, वरना अपन टाइम खराब करने वालों में नहीं है, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो इस पर आप है कि आपको कुछ ज़रूरत है, कुछ जैसे आप देखते हो ना उसमें सोशल मीडिया पर एक बड़ा डोज और ये बूस्टर डोज, ये मतलब इस तरह का दिया हुआ है। तो वो तो केवल लुभाने वाली बातें होती हैं, वो कुछ नहीं। सामान्य रूप से आपको जानना है, हमें 90 नंबर लाने हैं, लेकिन 90 नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 130 आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, 140 भी आने चाहिए, 150 भी आने चाहिए, मैं तो ये भी कहूँगा, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये रहा, किस क्रम में देशज शब्द है। देशज शब्दों पर हमने कम ही चर्चा की थी, तो ये देखिए आप, देशज शब्द, देशज शब्द, तो देशज शब्द है वो तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्सी, बोलने से ही पता चल जाता है। जिन शब्दों के बोलने से मुंह फैलता हो, जिसमें एक विशेष प्रकार की आनंदानुभूति होती है, वो भी देशज ही होते हैं। वो शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं। इसमें उत्तर होगा भोंदू। ये देखिए, किस क्रम में देशज शब्द है, तमन्ना विदेशी शब्द है, अग्नि और अक्सी दोनों तत्सम है। ये तत्सम है। अग्नि का तत्व आग है, अक्सी का आंख है, ये इनके तत्व रूप है। भोंदू शब्द है वो देशज है। देशज शब्द है, इनकी कोई स्रोत भाषा नहीं होती, इनका कोई इतिहास नहीं होता। देश शब्द हैं वो अनुकरणात्मक होते हैं, मन गढ़ंत होते हैं, स्थान विशेष पर ही प्रचलित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। दृष्टा, गरिष्ठ, ये कमेंट करके बताएं आप। कई ये सोच रहे हैं कि हमसे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। शब्द आप देख रहे हैं, दृष्टा, गरिष्ठ, अधीन, दूरावस्था, उच्छिष्ट, प्रतिनिधि, दंपति, गृहिणी। सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। दृष्टा, गृष्टि, ये शुद्ध है। ये देखिए, दृष्टि लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, दृष्टा लिखेंगे तो ये ऐसे, सृष्टि लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सृष्टा, ये सही है। और सृष्टि, ये सृष्टि। अधीन सही है, लेकिन दूरावस्था सही नहीं है, ये दूरावस्था। उच्छिष्ट सही नहीं है, टे आएगा, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट मानी जूठन। उद जोड़ शिष्ट। आपकी किताब के अनुसार ये उत भी है, दोनों में से एक ही देंगे। दोनों दें तो आजकल उद मानते हैं, फिर उत मानते हैं। उत्शिष्ट। प्रतिनिधि सही लिखा हुआ है, प्रतिलिपि और प्रतिनिधि में तीनों मात्राएं छोटी आती हैं। दंपति सही लिखा हुआ है, यही मानना है आपको। गृहिणी सही नहीं है, ये इनी प्रति, गृहिणी ई की मात्रा होगी। ये शुद्ध शब्दों से संबंधित था। अगला देखो, शायद ही पूछे प्रश्न इसमें। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। वाक्य से संबंधित प्रश्न है। जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका आ गया, जिसका आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मिश्र वाक्य है।
हम जयपुर गए, वहां 4 दिन रुके, ये कोई भी योजक नहीं है, लेकिन वो योजक जो अपेक्षित हो, जिसकी अपेक्षा हो, उसके अकॉर्डिंग ही वाक्य का प्रकार होता है। तो यहां ये और आ गया, और ये कई जोर दे के बोलते हैं ना और, तो ऐसा कुछ नहीं है हिंदी में। जो एकदम से सही ठीक लग रहा है, जिसको समझ रहे हैं, यानी भाषा में अगर संप्रेषणीयता है तो फिर वहां उच्चारण गौण हो जाता है। सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य। अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं, सरल वाक्य। हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके, ये संयुक्त वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य था, ये संयुक्त वाक्य था, ये सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। दूसरा मिश्र वाक्य वो है जिसमें एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य हो। प्राय यही होता है, बाकी एक प्रधान उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में प्राय वेदिकरण योजकों का प्रयोग होता है। जो और जो से बनने वाले सारे इसी में आते हैं। जो, जिसे, जिसका, जब, जहाँ, ये सारे। जबकि नहीं आएगा, बस जबकि वो किस में आएगा? संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य है, इसमें कम से कम 2 प्रधान उपवाक्यों का होना आवश्यक है। तो ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। अगला प्रश्न देखो, भगवान तुम्हारा भला करे, वाक्य किस प्रकार का है? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हैं इस बार। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, पहले मेरे आपको बताए हुए हैं। विधानार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, ये कौन सा वाक्य है? तो भगवान तुम्हारा भला करे, ये मेरी इच्छा है, इसलिए इसका मतलब क्या है? इच्छार्थक वाक्य। इसी को आशीर्वादात्मक वाक्य भी कहते हैं, आशीर्वादात्मक। विधानार्थक वाक्य है, जैसे रवि स्कूल जा रहा है, रमा पढ़ रही है, वे कल आएंगे, ये सब विधानार्थक वाक्य हैं। इसमें नहीं और क्या कोई प्रश्नवाचक इसका प्रयोग नहीं होता है, इसमें कार्य का विधान होता है। आज्ञार्थक वाक्य है, इसमें दोनों चीजें होती हैं, आदेश या आज्ञा भी होती है, इसके अलावा प्रार्थना भी, अनुरोध भी, कृपया ऐसा करें, तो आज्ञार्थक वाक्य करना है। संकेतार्थक वाक्य इस बार इंपॉर्टेंट है, इसमें यदि अगर का प्रयोग होता है या फिर वो अर्थ देने वाले होते हैं, यानी शर्त वाले वाक्य हैं, वही क्या होते हैं? संकेतार्थक वाक्य होते हैं। इंग्लिश में आप समझ सकते हो, ये कंडीशनल सेंटेंसेज है। कंडीशनल सेंटेंसेज हैं वो संकेतार्थक वाक्य हैं कि यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर थे। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, इस तरह का ही प्रश्न पूछा है। पिछली बार वाक्य के अंग पूछे थे कि वाक्य के अंग होते हैं 2, ये प्रश्न पूछा था। तो रीट में कुछ भी पूछ सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तीनों आपको बता दिए, ये पहले ही स्पष्ट कर दिया मैंने, ये 3 भेद। सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। आश्रित उपवाक्य के भेद आ जाएं तो वो भी 3 होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहले आपको बताए हुए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, वो उपयोगी वीडियो हैं, रीट के लिए ध्यान में रखें आप। इसके बाद में देखिए आप अगला प्रश्न, वाक्य में सर्वप्रथम किसका प्रयोग अभिष्ट है? वह, मैं, तुम, हम। सर्वप्रथम किसका प्रयोग, यानी यहां इनमें से कौन सा सबसे पहले प्रयुक्त होगा वाक्य में क्रम के आधार पर? ये वैसे पुरुष के आधार पर है। पुरुष में हम देखते हैं ना कि मध्यम पुरुष पहले आएगा, अन्य पुरुष आएगा या फिर उत्तम पुरुष आएगा। तो इसके विधिवत रूप से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मध्यम पुरुष आता है, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। कुछ है वो क्या करते हैं कि ये उत्तम पुरुष है उसको पहले ले लेते हैं, लेकिन आपको पहले सबसे पहले मध्यम पुरुष लेना है। तो मध्यम पुरुष है, इसमें से तुम है, मध्यम पुरुष क्या है? तुम, ये उत्तर हो जाएगा। जैसे तुम, वह और मैं वहां चलेंगे, ये क्रम ध्यान में रखना है। तो 3 पुरुष होते हैं, पुरुषों के बारे में कल हमने चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट प्रश्न, वह घोड़े पर चढ़कर
अपने गांव गया। रेखांकित पदबंध है, पदबंध में से प्रश्न आना तय है लगभग। और रेखांकित पद घोड़े पर चढ़कर, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है। ये देखो संज्ञा पदबंध, विशेषण और सर्वनाम। इस बार संज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट है। संज्ञा में पहले मैंने आपको बताया भी था कि संज्ञा पदबंध, पदबंध में ऐसा पद समूह है जिसमें कम से कम 2 पद जरूर हो, ये आप ध्यान रखना। हिंदी में ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका शीर्ष पद है वो संज्ञा हो, पूरा पद मिलकर के संज्ञा का ही व्याकरणिक कार्य करता हो, वो क्या होता है? संज्ञा पदबंध होता है। अगर वो विशेषण का काम करे तो शीर्ष पद विशेषण हो जाएगा, सर्वनाम का काम करे तो वो शीर्ष पद सर्वनाम हो जाएगा। ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे सुबह जल्दी उठने वाले लोग प्राय स्वस्थ रहते हैं, तो सुबह जल्दी उठने वाले लोग, लोग शब्द क्या है? संज्ञा है। तो लोग तक का ये भाग वाक्य का संज्ञा पदबंध होगा। और सुबह जल्दी उठने वाले तुम आज अब तक सो रहे हो, यहां ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध, तुम तक का। और इनसे पहले वाला है वो क्या होता है? विशेषण पदबंध होता है। बस इनका 3 का ध्यान रख लो। अगला प्रश्न देखो, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है अलंकार की भाषा, मधुर वाणी। ये व्याकरण के प्रश्न पूरे हो गए, शिक्षण विधियों के प्रश्न है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण, ये बताएं आप। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यहां सीधा प्रश्न पड़ा है, ये आया हुआ प्रश्न है सीटेट में। ये देखिए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, वही बोलना कौशल कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, संगति विधि किस विधि का नाम है? सोच करके बताएं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में देखिए आप, व्यतिरेकी विधि का, अनुकरण विधि का, साचर्य विधि का, प्रयोगशाला विधि का, इनमें से कौन सा होगा? व्यतिरेकी विधि, व्यतिरेकी विधि कौन सी होती है? जिसमें 2 भाषाओं की समानता लेकिन प्राय असमानता पर अधिक बल दिया जाता है, ऐसी तुलना करके शिक्षण करवाया जाए, वो व्यतिरेकी विधि है। शास्त्रीय विधि, अनुकरण विधि, प्रयोगशाला विधि, इसमें कौन सा होगा? शास्त्रीय और संगति एक ही चीज होती है, बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है। ये देखिए कौन सा हो जाएगा? शास्त्रीय विधि, जिसको मांटेसरी विधि भी कहते हैं। शास्त्रीय विधि के आविष्कारक कौन है? मांटेसरी है। यहां जहां शब्द के रूप में पढ़ना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, जब गांव में परशुराम को परस्या बोलते हैं तो ऐसा व्यवहार बाधक है? इस तरह के प्रश्न भी कई बार कर लेते हैं। श्रवण कौशल में, यानी सुनने में आपको दिक्कत होगी क्या? उच्चारण कौशल में, लेखन कौशल में, वाचन कौशल में? इसका उत्तर होगा उच्चारण कौशल में। उच्चारण कौशल में ज्यादा समय हम नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना आगमन विधि में, निगमन विधि में, पर्यवेक्षण विधि में, व्याख्या विधि में। तो शिक्षण सूत्र वो तो होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये तो ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये चलती भाषा में प्रश्न है। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म का मतलब नियम होता है, हमेशा ध्यान में रखना है। और तो नियम से उदाहरण की ओर हम किस में चलेंगे? निगमन विधि में। ये कौन सा होगा? निगमन विधि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि हो सकती है? खेल विधि, कहानी विधि, डाल्टन विधि, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर बताएं आप। चलो कमेंट करके बता दो। हाँ, मैं भी देख रहा हूं।
हाँ सही है। कुछ है वो इसमें पूरे नहीं पढ़ते हैं विकल्प, विकल्प पूरे पढ़ने हैं। खेल विधि कुछ है वो, जैसे खेल विधि तो होती है तो खेल विधि पर ही रुक जाएंगे, लेकिन कहानी विधि भी होती है। रुचिकर है, मनोरंजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। डाल्टन विधि में भी तो खेल ही होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आप पूरे प्रश्न है वो सोल्व किया करो पहले और फिर मिलान किया करो, फिर देखा करो कि जैसे कईयों ने कमेंट भी किए हैं कि मेरे 30 में से 30 सही हैं, 30 में से 28 सही हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। इस तरह का ही पेपर आएगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आने की मेरी समझ में कोई संभावना नहीं है। हालांकि मैं कोई पेपर बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि मेरी समझ में बिल्कुल ईजी पेपर आएगा। लेकिन ईजी वही है जिसमें हमारे प्रश्न सही हो जाए। प्रश्न ही सही नहीं हो तो क्या मतलब है फिर? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग, मनोरंजन। बिल्कुल इजी प्रश्न है। हाँ, ये आप सभी सही बता रहे हैं। उत्तर होगा डी, मनोरंजन। मनोरंजन है वो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अपने क्लास में कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। भाषा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए बाल केंद्रित विधियों पर, शिक्षक केंद्रित विधियों पर, परंपरागत विधियों पर, इनमें से कोई नहीं। किन पर बल देना चाहिए? ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो कॉमन सेंस के होंगे, रटने की जरूरत कहां पड़ रही है? कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखिए आप, बाल केंद्रित विधियों पर, ये खेल विधि जितनी भी होती हैं वो बाल केंद्रित ही होती हैं, जिसमें डाल्टन विधि है, किंडरगार्टन है, ये सब है। मांटेसरी विधि है, बुनियादी शिक्षण है, ये सब उसी में। शिक्षक केंद्रित विधि है वो, जैसे व्याख्या विधि है वो क्या है? शिक्षक केंद्रित विधि है। परंपरागत विधि पहले से चली आ रही है, कंठस्थ विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, ये सारी हैं। तो ये इसमें ए उत्तर होगा। इसके बाद में देखो आप, किस विधि में भाषा के सभी कौशलों का विकास होता है? अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्यान विधि में, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस विधि में भाषा के सभी कौशलों का विकास होता है? ये सोचकर बताइए। रटे हुए प्रश्न आने की 50% ही संभावना है। बाकी आपको अपने कॉमन सेंस से प्रश्न करना है, समझकर करना है, बाकी तो सब कुछ दिनमान है। अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस विधि में भाषा के सभी कौशलों का विकास होता है? सारे कौशल, सारे कौशल चार ही तो हैं, तो चारों कौशलों का विकास है वो अनुकरण विधि में होता है। कॉमन सेंस की बात है, अनुकरण करके ही चारों कौशल हैं वो विकसित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। गाय हमारी माता है और हमें, नहीं मैं ऐसे नहीं कहूंगा, हमें सब कुछ आता है। गाय हमारी माता है कथन में कौन सा भाषा बिंब है? चार भाषा बिंब आपको बताए थे। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम बिंबों के रूप में लिया गया है। पहला है दृष्टिबिंब, दूसरा है श्रुति बिंब, तीसरा है विचार बिंब, चौथा है भाव बिंब। तीसरा विचार है, चौथा भाव है, ये याद रखना है। तो यहां देखो, गाय हमारी माता है कथन में कौन सा भाषा बिंब है? तो ये भाव है। कौन सा बिंब होगा? भाव बिंब होगा। ठीक है। अगर हम ये कहें कि गाय एक लाभदायक पशु है या गाय हमें दूध देती है, ये विचार बिंब होगा। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट प्रश्न, ये आपके लिए प्रश्न पढ़कर मैं सुना रहा हूं। प्रश्न आपके लिए, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा, इससे विद्यार्थियों के सबल व निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इससे बालकों को सही दिशा मिलेगी, इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेंगे। ये सोचकर बताइए आप। इसमें आपको मैं समय भी दे रहा हूं, लास्ट प्रश्न है। नहीं, भिन्न भिन्न उत्तर आ रहे हैं आपके। इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा, तो कोई मतलब नहीं है शिक्षण से। तो
दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है, बी। इसमें कौन सा उत्तर होगा? बी होगा। इससे विद्यार्थियों के सबल व निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। यानी गृह कार्य वो समय पर करते हैं, कैसे करते हैं, उनका तरीका क्या है, ये सब है। ये सबल और निर्बल दोनों पक्ष उजागर हो जाते हैं गृह कार्य के माध्यम से। वैसे गृह कार्य वो जो स्कूल में पढ़ा है, पठित विषय वस्तु है, उसके दौरान के लिए गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य बालक की मानसिक व शारीरिक क्षमता के अनुसार दिया जाए, स्त्रानुकूल हो और जो पढ़ाया गया हो उसमें से ही हो। रचनात्मक कार्य भी गृह कार्य में दिया जा सकता है, जैसा कि हम कविता शिक्षण और रचना शिक्षण में देते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको ये कैसा लगा इसमें आप एक कमेंट जरूर करेंगे। बहुत सारे हैं वो कमेंट करते हैं जो धन्यवाद के पात्र हैं। अपन और भी प्रश्न लेंगे, कल फिर प्रश्न ले रहे हैं। ज़्यादा प्रश्न भी ले सकते हैं, इसके बारे में आप कमेंट करें। ज़्यादा अभ्यास भी हम कर सकते हैं परीक्षा तक। हो सकता है कि कोई प्रश्न आ जाए वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये सारी बातें हैं। तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कैसे करें, अभी आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएं। बाकी स्ट्रेटेजी की चर्चा हम इससे जस्ट पहले करेंगे। परीक्षा के दिन नहीं, लेकिन परीक्षा से पहले दिन थोड़ी बहुत चर्चा है वो जरूर करेंगे। धन्यवाद।